चलिए, मैं संजय तिवारी आज स्टेट सिविल सर्विसेज की जो क्लासेस है उसमें मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। आज हिस्ट्री का एक टॉपिक आपके बीच डिस्कस करूँगा। मैं दीपिका क्लासेस से हूँ, जो ये वो इंस्टीट्यूशन है जो जबलपुर शहर में तकरीबन 45 सालों से यहाँ पर बच्चों के बीच उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वगैरह कराते आ रहे हैं। और हरदीप सिंह आनंद जी ने 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया था और तब से बाद से आज तक ये चल रहा है और नंबर 1 संस्थानों में से एक है। यूँ कह लें कि हमारे शहर का ये नंबर 1 संस्थान है। एक बेस्ट इन्वायरमेंट है, सीनियर फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाती हैं। बहरहाल आज का ये टॉपिक है जो जनरल स्टडीज़ में मैं आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक है मौर्यकालीन, क्योंकि कल हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था मौर्यास चल रहा है, मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिटी, ये हमने आपके साथ डिस्कस की थी कल। आज इस मौर्यकालीन भारत का जो आर्थिक पक्ष है, जो उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी पहले भी बताया कि हर काल में, यूँ कह लें कि जब से हमारा वैदिक काल है उसके बाद से लेके आज तक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप पाएंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता। आर्थिक पक्ष एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, व्यापार है, सिक्कों का प्रचलन है, मुद्राएं जिसको आज हम रुपए बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, एज इट इज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है। लेकिन चूँकि सिविल सर्विसेज में, खासतौर से मैं आईएएस की यदि बात करूं तो वहाँ पर इस टाइप से टॉपिक है, क्वेश्चन भी आते हैं कि प्राचीन भारत में क्या क्या आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए। तो उस दौरान बेसिक स्ट्रक्चर तो वो है, लेकिन हर काल में आकर, चाहे आप वो वैदिक काल से स्टार्ट इसको मान लें, वैदिक पीरियड से इसको स्टार्ट मानेंगे तो उसके बाद के जो भी पीरियड आएंगे, मान लीजिए वैदिक के बाद आपका आया मौर्य, मौर्यों के बाद आएगा मौर्योत्तर, फिर इसके बाद आ जाएगा गुप्त काल। तो ये जो पीरियड है, फिर आगे आगे आप जाएंगे तो आ जाएगा राजपूत काल। तो अक्सर ये क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, मेंस में, कि प्राचीन भारत की सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या चेंजेस हुए। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वो है, लेकिन कुछ क्रमशः उसमें चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं। वो चेंजेस का ज्ञान हमें रहना चाहिए। और मैंने आपको पहले बोला क्लास में कि जो चेंजेस हर काल में हुए हैं उन चेंजेस की हम चर्चा आपके बीच करते जाएंगे, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन इसी में से बनता है, मेंस के हिसाब से भी इसी में क्वेश्चन बनता है। तो उस चेंजेस के तहत आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं मौर्यकालीन भारत का जो आर्थिक पक्ष है, ये आपके बीच हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो जैसा अमूमन आज तक ये चलता है, मौर्यकाल भी जो पूरी इकोनॉमी है उनकी बेस्ड थी वो एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन, फिर इसी में हम व्यापार और वाणिज्य, ये चीज़ें आज भी हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है, आज कोई परिवर्तन है नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस की चर्चा हम आपके बीच हर काल में करते हैं। तो यहाँ पर भी मौर्यकाल की जो अर्थव्यवस्था है उस वो बेस थी कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। इस पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक टर्मिनोलॉजी से संबोधित किया गया है और यही क्वेश्चन है, इसे कहा गया है वार्ता। क्वेश्चन हमेशा आता है कि कृषि, पशु, वार्ता से तात्पर्य, वार्ता क्या है? तो मौर्य काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, इसको कॉमनली एक वर्ड से यदि हमें डिफाइन करना हो तो वो शब्द है वार्ता। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि वार्ता क्या है?
या कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य को क्या कहा जाता था? तो आर्थिक व्यवस्थाएं इस एक शब्द में समाहित हो गई थी मौर्य काल में। और अब हम ये जो 4 पक्ष आपके सामने रखे हैं, इनमें से एक एक को हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर की, कृषि, तो कृषि के अंतर्गत कई प्रकार की भूमियों का विवरण दिया जाता है, लेकिन मौर्य काल में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है अदेव मात्रक। अदेव मात्रक, ये प्री में पिछले बीते सालों में कुछ बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि अदेव मात्रक क्या है। अर्थात ये सबसे अच्छी भूमि को कहा जाता था, अर्थात ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। समझ रहे हैं? अदेव मात्रक अर्थात बिना वर्षा के जिस भूमि में अच्छी खेती हो, वो मौर्य काल में अदेव मात्रक, ये क्वेश्चन बन चुका है, अदेव मात्रक से तात्पर्य या ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो कहा जाता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, तो उसमें से ये आंसर बनता है अदेव मात्रक। अब बाकी और भी बहुत सी चीज़ें वो एज इट इज उसमें चल रही थी। फिर इसके बाद जहाँ तक भूमि की बात आती है, भूमि मौर्य काल में 2 प्रकार की होती थी। एक भूमि, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, गोबर की खाद के तौर पे उसको प्रयोग करना, सारी चीज़ें वो एज इट इज़ है। और जो भी फसलें हैं, इस समय तक काफ़ी फसलें पैदा की जाने लगी थीं। हमने आपको बार बार बताया है कि इस स्ट्रक्चर में क्या इम्पोर्टेंट है, जो पिछले जो काल हैं उनसे अलग है उसकी चर्चा, बाकी जो बेसिक चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो भूमि, जहाँ तक भूमि का प्रश्न है, भूमि 2 प्रकार की होती थी। एक राजा की भूमि, जिसको कह सकते हैं आप राजकीय भूमि, राजकीय भूमि, और दूसरी प्राइवेट लैंड, जिसे आप कह सकते हैं निजी भूमि। राजकीय भूमि अर्थात भूमि का स्वामी राजा, ठीक है। तो राजकीय भूमि जो है ये राजा की भूमि होती थी, और इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था सीता अध्यक्ष, जो अर्थशास्त्र में एक 26 अध्यक्षों की जो सूची मिलती है, उनमें से एक अध्यक्ष सीता अध्यक्ष ये राजकीय भूमि की व्यवस्था किया करता था। अब प्रश्न आता है कि इस राजकीय भूमि पर जो खेती है वो की जाती थी दास, जो भी कैदी हैं, ये जो वर्ग था ये राजा की भूमि पर खेती किया करते थे, और इनसे जो आय होती थी वो सीता भी कही जाती थी, और उसकी व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा जो भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता था ये सारा राजा के हिस्से में होता था। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया है कि निजी भूमि भी होती थी। क्या प्रमाण है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि, क्योंकि अभी तक हम सुनते आते हैं सारी भूमि का स्वामी राजा, तो प्राइवेट लैंड जैसा कॉन्सेप्ट है तो उसका एविडेंस की बात है। जब आप मेंस में डिस्कस करेंगे तो हमेशा एविडेंस के साथ लिखना है, रेफरेंस मैटर लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ पर बेस्ड होकर ये चीज़ लिख रहे हैं। यदि हम बोलते हैं कि मौर्य काल में प्राइवेट लैंड थी, निजी भूमि थी, तो हमें उसके एविडेंस प्रमाण देना पड़ेंगे। तो ये प्रमाण हमने आपको पहले बताया कि ये जो भी हिस्ट्री लिखी गई हम आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में बताते हैं कि किस पर बेस्ड है, इसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो मौर्य काल में बहुत सी जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे हम एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर की बात करें, ये बहुत कुछ चीज़ें हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। जहाँ तक पश्चिमी भारत के शासन का प्रश्न है तो हमने आपको बताया था, ये जो पश्चिमी भारत का मतलब है, ये यदि हम ये भारत देश का एक मैप बना दें, ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, ठीक है। ये गिरनार अभिलेख है,
ये गिरनार अभिलेख से इस बात की जानकारी हमको मिलती। गिरनार प्रदेश है, शक शासक रुद्रादमन का जो एक अभिलेख है उससे मालूम चलता है सुदर्शन झील के बारे में। ठीक है, ऐसे ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से, ऐसी बहुत सी सारी बातें जिसके आधार पर मौर्यों का इतिहास लिखा गया। तो ऐसे ही प्राइवेट लैंड की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट लैंड के संदर्भ में हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दो टर्मिनोलॉजी मिलती है, क्षेत्रक और उपवास। ये जो है प्राइवेट लैंड का जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि मौर्य काल में है, उसको एविडेंस के तौर पर है। क्षेत्रक का अर्थ है भूस्वामी, भूमि का मालिक। ठीक है, और उपवास मतलब काश्तकार, एक भूस्वामी जो काश्तकार द्वारा खेती कराई जाती है। जो आप सुनते होंगे बटाई पे दे दिया, उस पे दे दिया, मालिक हम हैं, खेती कोई और कर रहा है, हम हो गए क्षेत्रक, जो खेती कर रहा है वो काश्तकार। जब ये दो टर्मिनोलॉजी आई तो ये प्राइवेट लैंड की चीज़ मौर्य काल में निजी भूमि का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये प्रमाणित करती है। इसके अलावा एक वर्ड और आता है, वो वर्ड कहलाता है स्वाम्य। हाँ, स्वाम्य जो वर्ड है, उस स्वाम्य वर्ड से भी निजी भूमि होने की पुष्टि मौर्य काल में होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो निजी भूमि वाले लोग हैं, ये जो मालिक हैं, यही भूमि कर पे करने वाला वर्ग था, जो भूमि पर टैक्स राजा को दिया करता था। हमने आपको बताया है कि जो भूमि कर है, ये भूमि कर को भाग कहा जाता था, और ये भूमि कर 1/6 होता था। ठीक है, तो ये जो चर्चा होती है कि राजा को जो टैक्स, जो भूमि कर, तो वो भूमि कर, ये जो निजी भूमि वाला कॉन्सेप्ट है, निजी भूमि वाला कॉन्सेप्ट है, ये ही टैक्स राजा को प्रोवाइड करते थे, जो 1/6 होता था। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, बाकी और चीज़ें एज इट इज़ हैं, उसमें से एक बात निकल के आती है कि मौर्य काल में सबसे अच्छी भूमि को क्या कहा जाता? अदेव मात्रक, जहाँ बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। और भूमि की बात जहाँ तक है तो राजा भूमि दो प्रकार की थी, राजा की भूमि होती थी और निजी भूमि होती थी। राजा की भूमि मतलब सीताध्यक्ष के द्वारा व्यवस्था, दास कैदी आदि के द्वारा खेती, आय होती थी पूरी राजा की। और जो प्राइवेट लैंड है उसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, क्षेत्रक भूस्वामी को, काश्तकार, उपवास काश्तकार। यही प्री में क्वेश्चन आया था। क्षेत्रक से तात्पर्य, उपवास से तात्पर्य, मौर्य काल में भूमि कर कितना, मौर्य काल में भूमि कर को कहा जाता, समझ रहे? तो ये प्राइवेट लैंड, तो ये भूमि का बारे में कुछ चीज़ें जो मौर्य काल में हुई, उनकी चर्चा हमने आपसे यहाँ पर की। ये प्री के सारे क्वेश्चन इसमें ही बनते हैं। मौर्यों की बात करें अपन, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा ये हमने आपको अभी बताया। चाहे वो क्षेत्रक हो, चाहे वो उपवास हो, चाहे वो स्वाम्य हो, ये सारे उसमें क्वेश्चन बनते हैं। भूमि कर को क्या कहा जाता है, भाग भूमि कर कितना था, 1/6। फिर इसके बाद सिंचाई की बात आती है। जाहिर सी बात है, जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर एजुकेशन भी होगा। तो मौर्य काल में सिंचाई की व्यवस्था जो है ये राजा के द्वारा की जाती थी, और इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड को कहा गया है सेतुबंध। राज्य या राजा जब सिंचाई का प्रबंध लोगों के लिए करता है तो उसको एक टर्मिनोलॉजी से बोल दिया गया, उसको शब्द दिया गया सेतुबंध। यही क्वेश्चन है, सेतुबंध से तात्पर्य। तो ये राजा के द्वारा राजकीय सिंचाई साधन थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, हमने आपको बताया था सुदर्शन झील। ये पश्चिमी भारत, जी हमने आपको मैप बनाया था। ये जो रीजन है गुजरात का, यहाँ पर ये सुदर्शन झील बनाई गई थी।
ये किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त, वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। अब यदि आप इसके, ये कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है। जो दो वहां पर पर्वत थे, इन पर्वतों के नाम यदि अपन बात करें सुदर्शन झील से रिलेटेड हैं तो दो पर्वत हैं, रैवतक और ऊर्जियत। ये दो पर्वतों के बीच में इस सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। और हमने आपको बताया था कि ये जो झील है ये बनाई थी पुष्यगुप्त वैश्य नामक अधिकारी ने, ठीक है। और अशोक के काल में इसमें तुषास्प ने नहरें निकलवाई, झील बन गई, लेकिन बाद में नहरें, अशोक के काल में तुषास्प नामक अधिकारी ने इसमें नहरें निकलवाई थी। सुदर्शन झील पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, पानी की समस्या को दूर करने के लिए ही। और ये जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस सुदर्शन झील के बारे में, तो ये जो प्रमाण है इसका प्रमाण जो मिलता है वो गिरनार अभिलेख से मिलता है। गिरनार अभिलेख, शक शासक रुद्रादमन का गिरनार अभिलेख, क्योंकि वो कहते हैं कि इस झील का वो जो है बांध वगैरह जहाँ पानी स्टोरेज करते हैं, जो बाउंड्री वो कुछ उखड़ गई थी, डैमेज हो गई थी, तो उसको रुद्रादमन ने ही ठीक करवाया था, तो उसका उल्लेख उसने किया है। तो अशोक ने इसमें नहरें निकलवाई, पहली बार बांध टूट गया था, रुद्रादमन ने ठीक कराया। तो ये सारी चीज़ें गिरनार अभिलेख में उल्लेखित की गई हैं। तो सरकार द्वारा, राजा के द्वारा सिंचाई का प्रबंध किया जाता था, ये सेतु बंध कहलाता था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुदर्शन झील, ठीक है। ये झील कहाँ कहाँ बनी थी वो हमने आपको बताया, रैवतक ऊर्जियत पर्वतों के बीच में इस झील का निर्माण कराया गया था, ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्य नामक अधिकारी ने किया। अशोक के काल में तुषास्प ने इसमें नहरें निकलवाई थीं और इस प्रकार से सिंचाई का कार्यक्रम था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस राजकीय साधनों का, इसको कह सकते हैं हम राजकीय साधन, जब इन राजकीय साधनों का हम प्रयोग करेंगे, जो राज्य के द्वारा सिंचाई की जो व्यवस्थाएं आपके बीच की गई हैं लोगों के लिए, उनका पानी जब उस सुविधा का आप लाभ उठाएंगे तो उसका टैक्स भी अलग से देना पड़ता था। जो एक अनुमान है कि शायद 1/5 से कहीं मिलेगा 1/3 या 1/2, ऐसा एक सिंचाई कर है। ये कर क्या है? सिंचाई कर जो भूमि कर है, भूमि कर कितना है? 1/6, ठीक है। तो जो प्राइवेट लैंड पे खेती करते थे राजा को टैक्स देते थे 1/6, लेकिन यदि हम राजा की सिंचाई के साधनों का प्रयोग करेंगे तो वो सिंचाई कर भी हमको देना होता था, जो 1/5, 1/3, 1/2 इस टाइप का जो भूमि कर के अलावा होता था। तो थैंक यू। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि 1/6 भूमि कर दे रहा है, सिंचाई कर दे रहा है, और भी दूसरे टैक्सेस वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो कहा जाता है कि मौर्य काल में जो, अगर आप मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो मौर्य काल में मौर्यों के जो पतन की बात है, डेस्टिनी जो डिस्ट्रॉय हुई, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था करों की अधिकता। बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्सेस थे मौर्य काल में, ये प्रमाणित होता है, ये दो देख लीजिए आप। इसके अलावा और भी टैक्सेस थे, बिक्री कर भी था, ये सारी चीज़ें। तो करों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी। करों की अधिकता क्यों है? क्योंकि मौर्य काल में हम नगद वेतन का कॉन्सेप्ट पाते हैं। आपने सुना होगा मौर्यों की सेना, प्लिनी बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 800 रथ, इतनी बड़ी सेना, नगद वेतन, तो पैसा चाहिए। तो मौर्य काल में बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। एक, चूँकि वो अलग हट के टॉपिक है, मौर्यों का जो पतन है वो एक अलग कारण है, लेकिन मौर्यों के पतन में सबसे बड़ा एक कारणों में से एक कारण ये भी था करों की अधिकता, वो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये
हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हमने आपको पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़मीन के बारे में आपको डिस्कस किया, फिर सिंचाई वाला जो फैक्टर है ये हमने डिस्कस किया, जो पिछले कालों की तुलना में थोड़ा हटके था, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है वो, ठीक है। फिर जहाँ तक वन की बात आती है, जंगल, ये जंगल दो प्रकार के थे, हस्ती वन और द्रव्य वन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वन है, ये इनका जो मालिक है वो राजा होता था। जंगल दो प्रकार के थे, हस्ती वन और द्रव्य वन। तो यहाँ पे जंगल इनका जो राजा का अधिकार होता था, यहाँ पर जाहिर सी बात है हाथियों के पालने की बात है। और द्रव्य वन से आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो बहुमूल्य लकड़ी हो, चाहे वो कुछ और खनिज हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, ठीक है। तो ये जो सारी राजकीय संपत्ति होते थे, राजा की, दो प्रकार के वन थे, यहाँ से जो भी चीज़ें होती थी वो राजा की ही होती थी। इसके बाद हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उद्योगों की बात करें हम, मान लीजिए, तो हमेशा नाना प्रकार के व्यवसाय, ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से वैदिक काल के जो डेवलप होते चले गए, हमको अलग अलग कारीगरों के बारे में हमको सूची मिलती चली गई। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मौर्य काल में थी, मौर्य काल का जो सर्वप्रधान उद्योग था, मौर्य काल का जो सर्वप्रधान उद्योग था, ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये कपड़ा या वस्त्र, ये सर्वप्रधान उद्योग था। यहाँ पर आपको गौर ये करना है कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, पीएससी कभी कभी बहुत बारीक क्वेश्चन, इस लिहाज से बारीक कि सिली मिस्टेक के लिहाज से बारीक। मौर्य काल का सर्वप्रधान उद्योग, हमको मालूम है कि कपड़ा भी है, हाथी दांत भी है, चर्म उद्योग भी है, पॉलिश उद्योग भी है, तो उसमें हम उतना पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम उसको वहाँ पर उसको गौर नहीं कर पाते हैं। तो ये शब्दावली कभी भी आए, नीचे दो तीन इंडस्ट्रीज और दी होंगी जो ऑलरेडी मौर्य काल में थी, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान करिए, उस लैंग्वेज को पढ़िए। वो पूछ रहा है सर्वप्रधान उद्योग, तो ये वस्त्र उद्योग था मौर्य काल में। कुछ प्लेस हैं जो काशी, बंग, पुंड्र और कलिंग और मालवा, ये जो है मौर्य काल में काशी, बांग्लादेश, पुंड, वर्तमान जो बांग्लादेश का पीरियड है और जो बंगाल का पीरियड है, कलिंग उड़ीसा का रीजन है, मालवा, ये वो प्लेस हैं जो मौर्य काल में वस्त्रों के लिए प्रख्यात केंद्र थे। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल में वस्त्र उद्योग के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, या तो चार ऑप्शन में एक आंसर होगा, या कौन सा एक नहीं है तो उनमें तीन नाम होंगे, एक कोई दूसरा होगा। तो सर्वप्रधान उद्योग ये है। और अब चूंकि कपड़े की बात हुई, वस्त्रों की, तो इसमें दो प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, एक क्षौम है और दूसरा दुकुल। ये महीन वस्त्रों की बात कर रहे हैं, रेशम के वस्त्रों की बात कर रहे हैं, पौधों के रेशों से बने हुए वस्त्रों की बात कर रहे हैं। क्षौम, दुकुल, ये बारीक महीन वस्त्र, रेशमी या पौधों के रेशों, उनसे बने वस्त्रों की चर्चा है जो इस काल में दिखाई पड़ती है। मतलब इस टाइप के। बंग का मलमल विख्यात था। मलमल आप जानते होंगे कि बहुत कहते हैं कि बंगाल का मलमल जो ब्रिटिश पीरियड में वहाँ इतना फेमस था कि एक अंगूठी में से पूरी एक चादर निकल जाती थी, ठीक है। तो बंगाल का जो है मलमल विख्यात था। तो ऐसी ही दो टर्मिनोलॉजी होती है, क्षौम, छतरी वाला छा है ये, क्षौम, दुकुल, एक प्रकार के महीन रेशमी वस्त्र, कुछ वस्त्र इसमें पौधों की रेशों से भी बने हो सकते हैं। तो ये सर्वप्रधान उद्योग जो था मौर्य काल में, ये वस्त्र उद्योग था। फिर इंडस्ट्रीज में हम आगे चलते हैं
तो दूसरा है चर्म उद्योग, चमड़े का उद्योग। ये हम किस आधार पे कहते हैं? क्यों? क्योंकि नियाकर्स, नाम जानते होंगे नियाकर्स, सिकंदर के साथ आए हुआ जल सेनापति, नौ सेनापति। तो ये जो नियाकर्स है, ये यूनानी राइटर है, ये कहता है कि जो भारतीय हैं ये श्वेत रंग के जूते पहना करते थे, श्वेत रंग के सफ़ेद कलर के चमड़े के जूते पहनने का ये उल्लेख करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में चर्म उद्योग ये भी एक विकसित अवस्था में था। तभी भी विदेशी जो राइटर हैं, जो विजिटर आए, उन्होंने इसकी चर्चा की है। इसके बाद हाथी दांत की बात भी कर लें। ये भी अपने आप में एक उद्योग था। हाथी दांत समझते हैं, इसके आभूषण बनाए जाते हैं, महिलाएं इसका बना हुआ कड़ा पहनती हैं, सौभाग्य की निशानी जैसा जो भी हो। तो ये इसका प्रचलन मौर्य काल से था। इसकी चर्चा भी एक यूनानी राइटर है एरियन, उसने करी है। वो कहता है हाथी दांत के आभूषण इस काल में महिलाएं इसका प्रयोग करती थी। तो वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है? प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि किस यूनानी राइटर ने भारतीयों के श्वेत रंग के जूते पहनने की चर्चा की है? क्वेश्चन ये फ्रेम हो। ठीक है, इसके बाद हाथी दांत का ये आपका चर्म उद्योग सेकंड हो गया, तीसरा आपका हाथी दांत हो गया, और फिर इसके बाद ये चौथा उद्योग जो है कुंभकार। कुंभकार का मतलब मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन और कई चीजों का निर्माण करने वाला, ये कहलाते हैं कुंभकार। ठीक है, हाँ, कुम्हार। तो ये भी अपने आप में एक उद्योग था। काल में ये हमेशा आता है। जैसे हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि चित्रित धूसर मृदभांड, ये अपने आप में एक पूरी संस्कृति का परिचायक होते हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तर वैदिक काल की अपनी विशेषता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि काली पॉलिश वाले जो मृदभांड हैं वो प्राचीन भारत में किस काल का परिचायक है या किस काल की विशेषता है? तो ये मौर्य काल, एक्चुअली बुद्ध काल से स्टार्ट हो गए थे, तो ये मौर्य काल की ये विशेषता है, काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो ये कुम्हार द्वारा मिट्टी के नाना प्रकार के जो बर्तन हैं उनको बनाए जाना भी मौर्य काल में अपने आप में एक इंडस्ट्रीज था। यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि काली पॉलिश वाले जो मृदभांड हैं ये किस काल को रिप्रेजेंट करते हैं? मौर्य काल, या इस काल की विशेषता है। फिर इसके बाद पॉलिश उद्योग। पॉलिश, हम सभी घर में बहुत सा, सबके पास फर्नीचर होता है हर घर में, उसमें हम पॉलिश करते हैं, चमक आती है, चीज़ अच्छी दिखने लगती है, पुरानी चीज़ नहीं।
काल में भी ये और प्रचलित थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उनकी भी डिस्कस किया। यद्यपि मौर्य काल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये मेंस का टॉपिक होता है कि मेंस में आता है लिखने की मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक या आर्थिक धार्मिक पक्ष की आप विवेचना कीजिए, उसको एक्सप्लेन करिए, तो उसको फिर हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। हमेशा याद रखिए कि मेंस में लिखते समय दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाए वही लिखना है और जो ना पूछा जाए उसको बिल्कुल नहीं लिखना है। लेकिन जो पूछा जाए उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है और जो ना पूछा जाए उसको हमको लिखना नहीं। कारण शब्द सीमा, वर्ड लिमिट, क्योंकि ये तो अगर आपको फ्री कर दिया जाए तो वहाँ हॉल में बैठे लगभग 75% लोग पूरा एक मैटर लिख देंगे 4-5 पेज में और सारा कुछ लिख देंगे। लेकिन वो एग्जामिनर जो है वो ये चाह रहा है कि गागर में सागर। चलिए, तो इंडस्ट्रीज़ की चर्चा कर रहा था कि मौर्य काल में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ बहुत फ्लोरिश थी, तो उसमें एक पॉलिश उद्योग भी था। इसका एविडेंस है अशोक के अभिलेख। बीच में हम थोड़ा मेंस के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करने लग गए थे आपसे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमको कोई भी आंसर को लिखना है तो ऐसे ही लिखना होता है जैसे झरना बहता है, स्टेप बाय स्टेप, हल्का हल्का स्लिप होते चले आए, पूरे कंटेंट उसमें आते आए। आपकी लैंग्वेज में कहीं भी एक ऐसा जोड़ तोड़ नहीं, एक रिदम होनी चाहिए, ठीक है? वो रिदम को नहीं खोना है। रिदम रहेगी, कंटेंट रहेगा, मैटर रहेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। पूरा लिखना बोल देते हैं लोग, सर हम तो पूरा पेपर करके आए, फिर नहीं हुए। तो पूरा पेपर करके आना अलग चीज़ है और जो पूछा गया है उसको गागर में सागर भर के आना वो एक अलग चीज़ है। और जब तक ये गागर में सागर नहीं भरेंगे तब तक मेंस आपका क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहरहाल इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जिनकी हमने आपसे चर्चा करी। इसके अलावा आभूषण, आभूषण काय के, सोने, जाहिर सी बात है चांदी, इसमें तांबा भी जोड़ लें आप, तांबे के भी कड़े कुछ लोग पहनते हैं। तो ये जो आभूषण हैं ये भी मौर्य काल में बहुत फ्लोरिश था। मौर्य काल में ये भी बहुत डेवलप कंडीशन में था। आप बोल सकते हैं कि सर इसका एविडेंस क्या है, इसके प्रमाण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रमाण जो है, इसके जो एविडेंस हैं कि हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये बहुत फ्लोरिश था और बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी मौर्य काल में, उसका जो प्रमाण है वो तक्षशिला और हस्तिनापुर
यहाँ पर हमको खुदाई में ये आभूषणों के ढेर प्राप्त हुए हैं, वे मौर्य काल के थे। तो जब इन दो जगहों पर खुदाई की गई, इन दो जगहों को खुदाई की गई, तो यहाँ पर नाना प्रकार के आभूषण मिले जो मौर्य काल से संबंधित थे। ये सोने चांदी के थे। इस आधार पर जो मौर्य काल की हिस्ट्री लिखी गई, इतिहासकारों का ये मत था कि ये आभूषण जो है एक बहुत उन्नत उद्योग मौर्य काल में था। एविडेंस खुदाई में प्राप्त हुआ, ये बताते हैं हमको। ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो मौर्य काल में बहुत फ्लोरिश थी, बहुत उन्नत थी, जिनकी चर्चा हमने आपसे इसमें की। अब इंडस्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर श्रेणी, ये एक वर्ड है, ये वो वर्ड है श्रेणी सिस्टम, गिल्ड सिस्टम जो कहलाता है। ये एंशिएंट काल के ट्रेड एंड जो इंडस्ट्रीज है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और आगे इसने बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं आगे आप देखेंगे कि ये श्रेणी सिस्टम ने निभाई। श्रेणी वस्तुतः क्या है कि ये जितने भी व्यवसाय हैं सबकी अपना, इसको अगर आप बहुत सरल हिंदी में समझें उसको, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल आप यूनियन देखते हैं, अपना अपना यूनियन देखते हैं ना। जैसे आप बना लेते हैं कि रिक्शा वालों ने अपना यूनियन बना लिया, ऑटो रिक्शा वालों ने अपना यूनियन बना लिया, किसी ने अपना यूनियन बना लिया। उस यूनियन के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, और कोई भी बात होती है तो यूनियन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एंशिएंट में इस पीरियड में था, जो पूरी इंडस्ट्री जो उस समय के व्यापार उद्योग को नियंत्रित करता था। उसके लिए जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, ये श्रेणी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, इनका उल्लेख सबसे पहले अगर हम पाएं तो हम जातक कथाओं में पाते हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उसमें जातक कथाओं में पाते हैं, और इस श्रेणी के जो अध्यक्ष है, चीफ है, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, जेठक। श्रेणी व्यवस्था का जो श्रेणियों का चीफ होता रहा, हर यूनियन का अपना एक चीफ, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जो पूरे चीज़ों को कंट्रोल करता था। तो ये श्रेणी व्यवस्थाएं जो हैं, ये भगवान बुद्ध जातक कथाओं में इनका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और उस काल में ये IAS प्री का क्वेश्चन है कि उस समय जेठक श्रेणी व्यवस्था के अध्यक्ष को क्या कहा जाता रहा, चीफ को क्या कहा जाता रहा, जेठक। इस काल में भी ये श्रेणी व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। उनके अपने न्यायालय होते थे, अपने रूल्स रेगुलेशन होते थे। हर जैसे वस्त्र उद्योग की अपनी श्रेणी हो गई, आभूषण बनाने वालों की अपनी श्रेणी हो गई, चर्म उद्योग का अपनी श्रेणी हो गई। मतलब अपने अपने रूल्स रेगुलेशन, सारे लोग उसमें समाहित हैं, वो उसके हिसाब से वो संचालित अपने अपने व्यवसाय को करती थी। आगे आप पाएंगे कि ये जो गिल्ड सिस्टम है, श्रेणी सिस्टम है, इसने तत्कालीन एंशिएंट पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। आगे जाके आप पाएंगे कि ये बैंकों का भी काम करने लग जाएंगे। ठीक है, लोग इनके जो मेंबर हैं वो अपना पैसा इनके पास रखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बैंकों का भी काम करने लग जाएंगे आगे। अपने अब जो एक समान व्यवसाय करने वाले हैं, इनके अपने बैनर हो गए, अपने झंडे हो गए, अपनी सारी चीज़ें। आगे चल के आप पाएंगे कि इन्होंने सिक्के भी प्रचलित कर दिए। आगे हम पाएंगे गंधकों के सिक्के मिले। गंधक मतलब इत्र विक्रेता, जो खुशबू वाली चीज़ें बेचते, परफ्यूम, उनने अपने सिक्के प्रचलित कर, ऐसे सिक्के खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी सिस्टम मौर्य काल में प्रचलित था। यहां पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो जेठक, आगे आप पढ़ेंगे, जेठक या महत्तर श्रेणी व्यवस्था के प्रेसिडेंट को बोला जाता है। श्रेणियां समझे आप, जैसे आज हमने आपको बताया अपना अपना यूनियन, रिक्शे वाले का अपना यूनियन, अब उसको बोल दो रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शा वालों की श्रेणी, जस्ट लाइक वैसे ही था ये। फिर अब बात आती है व्यापार की। मौर्य काल में जो व्यापार था, ये जो इलाका है ये कहा जाता रहा पश्चिम एशिया का क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा भारत देश है। तो यहाँ पर
ये जो रीजन है, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था भड़ौच, या इसको कह सकते हैं भ्रगु कच्छ, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ताम्रलिप्त। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है प्री में कि पश्चिमी तट पर स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर भड़ौच या भृगुकच्छ। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? आंसर ताम्रलिप्त, ठीक है। तो ये जो बंदरगाह थे, यहाँ से ये जो जहाज हैं ऐसे पश्चिम एशिया को जाते थे, क्योंकि यहाँ पर लाल सागर जैसा है। तो जो व्यापार है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम एशिया के साथ मौर्य काल में था, स्पेशली मिस्र के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। व्यापार इन बंदरगाह से होता था, ठीक है। इसके अलावा एक सड़क भी थी, ये सड़क ऐसी जाके ऐसी चली गई। ये जो रीजन है ये मध्य एशिया का, यहाँ पर काला सागर, वो सागर, ये यूनान का क्षेत्र है। तो ये जो पैदल रास्ते से इस तरीके से मध्य एशिया वाला रीजन है, ये पश्चिम एशिया वाला रीजन है। तो इन क्षेत्रों में व्यापार होता था। स्पेशली जो मौर्य काल में व्यापार है वो पश्चिम एशिया में, स्पेशली मिस्र के साथ बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ लाल सागर है, यहाँ से ये व्यापार होता था। तो यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात करें कि इस काल में क्या था, तो हम सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं वो निर्यात करते थे। ये ऊपर चीन है। क्या निर्यात करते थे हम? वस्त्र, बहुमूल्य लकड़ी लाइक चंदन, ठीक है, मोती और पशुओं की खाल, ठीक है। पशुओं की खाल बोले, अगर आप पूछने लग जाएं कि पशुओं की खाल, तो हमने आपको बताया कि कछुआ, कछुआ के जो ऊपर एक कैप रहता है जिसको वो अपने आप को सुरक्षित करता है, वो युद्ध में ढाल के रूप में काम आता था ऐसे, ठीक है। तो ये पशुओं की खाल, और भी हैं, और भी जानवर हमारे यहाँ थे, उनकी खाल। तो भारत इन चीज़ों का निर्यात करता था, ठीक है। और आयात क्या था ये समझ गए आप? व्यापारिक मार्ग जो हमने आपको बताए, जो बंदरगाह आपको बताए, जहाँ तक आयात की बात है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है धातुएं और घोड़े। ये हम आयात करते थे। धातुओं में सोना, चांदी। हमेशा एंशिएंट पीरियड में हमने निर्यात इन चीज़ों का किया और मेटल का आयात किया। मतलब कहने का मतलब, आयात से मतलब है इन चीज़ों को बेचा, बदले में हमने सोने चांदी पर ही निर्भरता रखी। हाँ, मतलब मेटल मतलब धातुएं, एक राउंड फिगर में आपको बता दिया। तो ये चीज़ें मौर्य काल में हम आयात करते थे। व्यापार हमारा जो होता था वो इन बंदरगाहों से होता था। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि मौर्य काल में सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था? पश्चिम एशिया, मिस्र, इनके साथ व्यापार था। किन चीज़ों का हम निर्यात करते थे? वो चीज़ें हमेशा एंशिएंट इंडिया में वस्त्र उद्योग जो है भारत का सर्वप्रधान उद्योग रहा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और आयात किन चीज़ों का? क्योंकि धातुएं, घोड़े, ऐसी चीज़ों का हम करते थे। और बंदरगाह ये थे। इसके अलावा मौर्य काल के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ और चीज़ें, मिसलेनियस चीज़ें हैं। जैसे हमने आपको 26 अध्यक्षों की एक जो सूची बताई थी, तो उसमें आप कोई भी पुराना माल बिना इसकी अनुमति के संस्था अध्यक्ष, पुराना माल आप इसकी अनुमति से ही बेच सकते थे। यदि आपको इस माल को बेचना है तो इस व्यक्ति, इस अधिकारी की अनुमति चाहिए मौर्य काल में, ठीक है, कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, मापतौल। ये मापतौल का जो निरीक्षण है
ये हर चौथे माह होता था। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर चौथे माह, साल के हर चौथे महीने में मापतोल का निरीक्षण होता था मौर्य काल में। पुराना माल, ये अधिकारी जो आपको बताया हमने, संस्था अध्यक्ष, इस अधिकारी की अनुमति के बिना आप पुराना माल नहीं बेच सकते थे। ठीक है। और जहाँ तक बिक्री कर की बात है, तो ये जो देशज वस्तु हैं, जो देशज वस्तुएं हैं, इन पर 4%, जिस देश में बनने वाली चीज़ें हैं, एक बिक्री कर की बात करते हैं तो ये 4%, और जो बाहर से आती हैं उन पर 10% कर था। देशज और जो विदेशी है, जो आयातित वस्तुएं हैं, उन पर 10% टैक्स था, और जो देश के भीतर की वस्तुएं हैं उनके बिक्री कर 4% था। तो ये कुछ मिसलेनियस चीज़ें जिनको हम बिखरे मोती कह सकते हैं, कुछ कुछ जिनको हमको समेटना पड़ता है, ये कभी आपके काम आ सकते हैं, उनकी चर्चा ये हमने आपसे की इसमें। तो कभी आता है कि मापतोल का निरीक्षण मौर्य काल में होता था हर दूसरे माह, हर चौथे माह, हर छठवें माह, साल के अंत में, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए हर चौथे माह होता था। देशज वस्तुओं पर कितना टैक्स था? 4%। आयातित विदेशी वस्तुओं पर 10%। ठीक है। मौर्य काल में ब्याज की दर फिक्स थी, तकरीबन 15%। यहाँ तक एक रेंज थी, यहाँ तक आप अपने ब्याज की दर जा सकती है। ठीक है। असुरक्षित लेन देन, मान लीजिए हम इसको बात कर लें, असुरक्षित लेन देन, असुरक्षित लेन देन समझते हैं? हमने व्यापार करने बाहर निकलना है, जहाज में हमको माल भरना है, हमने मार्केट से पैसा उधार लिया, हम उस व्यापार को लेके जा रहे हैं, उस जहाज को लेके जा रहे हैं, तो ये एक असुरक्षित लेन देन पैसे देने वाले के हिसाब से हो गया। क्यों? क्योंकि आप पानी के जहाज से जा रहे हैं, यदि वो जहाज डूब गया तो फिर उस सूरत में मेरा पैसा डूब जाएगा, या आप वहाँ से नहीं लौटे, कोई और चीज़, तो उस संदर्भ को, उसको बोलते हैं असुरक्षित लेन देन। इस असुरक्षित लेन देन में जो ब्याज की दर है ये ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। कहीं कहीं बोलते हैं कि 50-60% तक ये चला जाता था। ये कहाँ? असुरक्षित लेन देन में। नहीं तो 15% तक की बात है, एक लिमिट है, वहाँ तक आप ब्याज दिए हुए धन पर ले सकते हैं। अब मौर्य काल में मुद्रा का चलन, इसको हम कह सकते हैं सिक्के की बात। तो इस काल तक एक नियमित रूप से सिक्के का चलन हो चुका था। व्यापार में सिक्कों का प्रचलन एक नियमित रूप से होने लगा था। तो कुछ सिक्कों की जहाँ तक बात करें तो कुछ सूची मिलती है सिक्कों की, जैसे सोने का सिक्का है, तो इस सोने के सिक्के को कहा जाता था निष्क और स्वर्ण। ठीक है, ये दो सिक्के प्रचलित थे। फिर बात कर लें हम चांदी के सिक्के की। चांदी के सिक्के को कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलती है, कशापर्ण, धरण पण, ये चांदी के सिक्कों के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। और फिर हम तांबे के सिक्के की बात करते हैं। तो तांबे के सिक्कों में माशक, तांबे के सिक्कों को माशक
और काकड़ी, ये तांबे के छोटे सिक्के थे। तो ये मौर्य काल में सिक्कों को लेकर कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। सबसे प्रचलित सिक्के की बात करें तो ये कशापर्ण था। किसी किसी जगह आपको ये मिल जाएगा कि अकेला चांदी का नहीं है, कुछ और धातुएं भी इसमें मिक्स हैं। ठीक है, तो सिक्के सोने के जो प्रचलित थे, यद्यपि सोने के सिक्कों की जो बहुतायत है, इसके आने वाला जो पीरियड है मौर्योत्तर काल, जिसमें इंडो ग्रीक और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब ये बहुतायत में पाए जाएंगे। तो इस समय निष्क बोला जाता रहा, जो प्राचीन काल में एक आभूषण था, बाद में सिक्के में प्रचलित हुआ। स्वर्ण भी वही टर्मिनोलॉजी आई है। चांदी के सिक्के में कशापर्ण, धरण और पर्ण, कहीं कहीं कशापर्ण में कुछ चांदी के साथ कुछ और धातुओं का मिलावट है, मेल है कि 2-3 धातुओं से मिलके बना, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। तो ये कशापर्ण, ठीक है। लेकिन चांदी की प्योरिटी बात करें तो पर्ण, धरण। इसलिए हमने आपको जब मौर्य काल का हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे थे, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने आपसे चर्चा की थी। क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जो मौर्य काल में जितने भी अपराध होते थे, इन अपराध को क्या कहा जाता था, साहस। चोरी, लूटपाट, डकैती, इन तीनों को क्या कहा जाता रहा, साहस। तो इसमें जो आर्थिक जुर्माने थे, हमने आपसे चर्चा की थी आर्थिक जुर्माने, तो उसमें बोला था हमने आपको कि पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड, ये हमने आपसे चर्चा की थी। और इन तीनों में जिस मुद्रा का यूज हुआ है अर्थशास्त्र में, वो है पर्ण। हमने आपको बताया था कि पूर्व साहस दंड 48 से 48 से 96 पर्ण, यदि छोटा अपराध किया है तो ये आर्थिक जुर्माना क्या था, 48 से 96 पर्ण। शब्दों पे गौर करिए, ये पर्ण मुद्रा की ये इकाई है, मतलब इतने सिक्के आपको देना पड़ेंगे जो चांदी के हैं। मध्यम साहस में मतलब उससे थोड़ा सा गंभीर अपराध है, और उत्तम साहस में बहुत गंभीर अपराध है। तो उत्तम साहस में जो है ये 500 से 1000 था, ये 200 से 500 था, लेकिन यहाँ सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो चीज़ थी पर्ण। पर्ण ये अर्थशास्त्र में है ये उल्लेख, ठीक है। तो पर्ण चांदी का सिक्का। कशापर्ण के बारे में अमूमन है चांदी, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 2-3 धातुओं का मिक्सचर है। इस प्रकार से मौर्य काल में ये सिक्कों का प्रचलन हुआ। हमेशा याद रखिए, जब इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत फ्लोरिश है, स्टेबल है, तो उस दौरान मुद्रा का चलन जब ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमिक जो है आर्थिक पक्ष बहुत शानदार और अच्छा है। क्योंकि आप आगे देखेंगे कि जैसे ही आप, ये इस बेस पे कह रहा हूँ कि ये मौर्य काल है, जैसे ही आप गुप्त काल जाएंगे, गुप्त काल का जो लास्ट पीरियड पे आएंगे हम, तो आप पाएंगे कि कौड़ियों की चर्चा होने लग गई थी। कौड़ियों की चर्चा होने लग गई थी व्यापार में। कौड़ी, अब देखिए कि आप सिक्के चल रहे हैं, सिक्के से फिर तांबे के सिक्के पे पहुँचे, तांबे से कौड़ियों पे पहुँच गए, तो जहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौड़ियों का एक्सचेंज होने लगे, वहाँ आप समझ जाइए कि आर्थिक पक्ष कितना कमज़ोर हो गया। तो मुद्रा के आधार पर ये प्राचीन भारत में एक प्रकार की धारणा बनती है कि अर्थव्यवस्था उस काल की कैसी थी, ठीक है। क्योंकि आप मौर्योत्तर काल पहुँचेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्के आप पाएंगे। यहाँ भी आप सिक्के पा रहे हैं, यहाँ नगद वेतन की बात आप पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर लिहाज से इकोनॉमी मौर्य काल में एक अच्छी अवस्था में थी। तो हमने आपसे ये मौर्य काल का एक आर्थिक पक्ष हमने आपसे अभी डिस्कस किया। इसके बाद मौर्य काल की कला। इसके बाद ये यहाँ पर मौर्य काल का जो आर्थिक पक्ष है, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली मेंस में इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा इसको लिखवाने के पैटर्न में, तो लेकिन इसके अंदर इसको कोशिश की है मैंने इसको पढ़ने की, पढ़ाने की आपको। और इसमें
कुछ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और मेंस में इसको हमने आपको एक टेंटिव ऐसा बताया कि इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, तब वो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मौर्यकाल का एक आर्थिक व्यवस्था जो हम आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे थे, वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा मौर्यकाल की आर्ट एंड कल्चर, ठीक। थैंक यू। बोलो क्या हो, बुला देना उनको।